Hello guys, welcome to Radiant Learning. I am Abhyans. Today I am bringing this session on idioms. और idioms का हमारा थीम क्या है? जैसे आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस भी अटेंड करे होंगे, आज का हमारा थीम है एनिमल idioms. एनिमल से रिलेटेड idioms हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उठा के देखेंगे, उसमें एनिमल idioms आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे. ये एनिमल idioms हमारा 2 पार्ट में चलेगा. आज हमारा पार्ट 1 है विच हैज अराउंड 40+ idioms इसमें आपको मिलेंगे, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें भी 40 के अराउंड idioms आपको देखने को मिलेंगे. तो एनिमल्स से रिलेटेड, एनिमल थीम से रिलेटेड जितने भी idiom एग्जाम में हो सकते हैं वो सारे मैं इन 2 सेशन में कवर कर दूंगा. आप लोग जितना भी मुझे जानते हो या आपने मुझे मेरे वीडियोस देखे तो आप ये तो समझ गए होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जो आए वो तो चल ही रहे हैं, आगे क्या आ सकता है उस पर भी हमें नजर बना के चलना है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कमिंग ईयर्स में या फ्यूचर ईयर में क्या पेपर्स हो सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है. ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. और फर्स्ट इडियम है हमारा रेन कैट्स एंड डॉग्स. रेन कैट्स एंड डॉग्स. अब देखो इडियम्स बनते कहां से, पहली बात तो इडियम्स अलग अलग लैंग्वेज से लिए जाते. ठीक है, इंग्लिश में जनरली इंग्लिश या ब्रिटिशर्स के ही बनाए हुए इडियम्स हैं, बट और भी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां से भी इडियम्स ओरिजिनेट होते हैं. ओरिजिनेट कहां से हुए इनकी हिस्ट्री बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा. हम मीनिंग पे आते हैं और मीनिंग रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है. रेन कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग होता है टू रेन. रेन कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग होता है टू रेन हेविली, बहुत भारी बारिश होना. ठीक है, बहुत भारी बारिश होने के लिए हम कुछ वर्ड्स भी यहां पे लिख लेते हैं, जैसे डाउनपोर, क्लाउड बर्स्ट. ठीक है, और अगर आप बारिश में पूरे भीग जाते हैं तो उसको आप ये नहीं कहेंगे कि मैं वेट हो गया, उसके लिए एक और अच्छा वर्ड आपको बताता हूं, बिड्रैगल. बिड्रैगल. ठीक है, तो रेन कैट्स एंड डॉग से देखो मैं आपको कितनी चीजें यहां पे बताना चाह रहा हूं. मैं आपको इडियम का मीनिंग भी समझा रहा हूं, उससे रिलेटेड वर्ड्स हमें कौन से याद रखने वो भी बता रहा हूं. वन मोर थिंग जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, ऐसा सेंटेंस आ जाता है एरर डिटेक्शन में, इस तरह से सेंटेंस पूछा जाता है हमेशा कि इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स. तो रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स के साथ लाइक कभी भी नहीं आता. अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो उसमें यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया एरर डिटेक्शन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, तो ये चीज आपको वहां पे हेल्प करेगा. रेन कैट्स एंड डॉग्स इस इडियम का मीनिंग होता है टू रेन हेविली, बहुत भारी बारिश होना. और रेन हेविली के लिए हमारे पास ये वर्ड्स भी होते हैं, डाउनपोर, क्लाउड बर्स्ट, बिड्रैगल. बिड्रैगल मतलब पानी से बारिश में भीग जाना, उसको भी ड्रैगल बोला जाता है. ठीक है, सो दैट वाज आवर फर्स्ट इडियम, रेन कैट्स एंड डॉग्स. नेक्स्ट इडियम जो है हमारा दैट इज टू गो टू डॉग्स. गो टू डॉग्स का मीनिंग होता है टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना, टू बी रूइंड. प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखेंगे बार बार ये इडियम पूछा गया है, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, स्टेनो में, सीडीएस में, बैंकिंग में, जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, एनिमल से रिलेटेड इडियम्स पूछे जाते हैं, और ये इडियम भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है. गो टू डॉग्स का मीनिंग होता है टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना. नेक्स्ट इडियम, एवरी डॉग हैज हिज डे. अब ये इडियम एक ऐसा इडियम है जो मुझे लगता है आप लोगों ने सुना होगा. ठीक है, एवरी डॉग हैज हिज डे का मतलब कि सबका एक दिन आता है, सबका एक टाइम आता है जिसे बोला जाता है. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, एवरी पर्सन हैज अ लकी टाइम, कह सकते हैं लकी टाइम इन देयर लाइफ. लकी टाइम या सक्सेसफुल टाइम. देखिए जो मैं यहाँ पे मीनिंग लिख रहा हूं वो बिल्कुल आप ये मत कहना कि सर डिक्शनरी में तो कुछ और दिया है या गूगल पे कुछ और लिखा है. ये कोई डिक्शनरी मीनिंग या गूगल का मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे जो भी लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं. तो एवरी डॉग हैज हिज डे का मतलब कि सबका एक दिन आता है, सबका टाइम आता है. जैसे मूवी में आपने देखा होगा ना, अपना टाइम आएगा,
वही वाली बात है ये। तो एवरी पर्सन हैज अ लकी टाइम इन देयर लाइफ, दैट वाज आवर थर्ड इडियम। नेक्स्ट इडियम जो है हमारा कैट एंड डॉग लाइफ। अब ये इडियम, कुछ इडियम ऐसे होते हैं जिनमें खुद में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ होता है। कैट एंड डॉग क्या करते हैं, कैट एंड डॉग क्या करते हैं, आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, उनके बीच झगड़ा चलता रहता है। तो कैट एंड डॉग अगर कोई पेयर है, कोई कपल है जिनमें आपस में हमेशा लड़ाई होती, बहुत लोगों को आपने देखा होगा इस तरह से, तो उनके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं दैट दे हैव अ कैट एंड डॉग लाइफ, व्हिच मींस अ क्वारलसम लाइफ, झगड़ालू लाइफ, हमेशा झगड़ा होता रहता है, क्वारलसम लाइफ। इसके लिए सेंटेंस भी हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, शी एंड हर हस्बैंड, she and her husband have a cat and dog life. She and her husband have a cat and dog life. उन दोनों की कैट एंड डॉग लाइफ है, उस कपल की कैट एंड डॉग लाइफ है। इसका मतलब उनकी झगड़ालू क्वारलसम लाइफ है, हमेशा उनके बीच बिकरिंग चलती रहती है। ठीक है, क्वारल के लिए एक और वर्ड होता है बिकर, बिकर या बिकरिंग लिख लीजिए, तो ये भी आपको वो कैब बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। ठीक है, इसी तरह से आप अपने वर्ड्स कंपाइल करिए एक जगह पे सारे। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है, सपोज एक रूम है, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे, अब मैं कोई बैग लेके वहां पे एंटर करता हूं, तो सब लोग मुझे ऐसे, सब में ये क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि बैग में क्या है, बैग में क्या है। और जैसे ही मैं बैग में से कैट निकाल दूंगा, मतलब जो भी सीक्रेट था वो मैंने रिवील कर दिया, एक्सपोज कर दिया, सबके सामने ले आया। तो टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग होता है टू रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट के लिए और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम में बहुत आते हैं। पहला होता है जैसे क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन, और कवर्ट भी एक वर्ड होता है जो सीक्रेट से या किसी चीज को कवर करने से रिलेटेड होता है। तो सीक्रेट के भी मैं आपको यहाँ पे दो सिनोनिमस वर्ड्स बता रहा हूं अलोंग विद दिस इडियम, जिसका मीनिंग होता है टू रिवील अ सीक्रेट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट। सीक्रेट के लिए वर्ड्स मैंने आपको बताए, क्लैंडेस्टाइन एंड कवर्ट। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है दैट इज बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब क्या, कि कैट के सामने जाके बेल बजाना नहीं, कैट के गले में बेल डालना। ये इडियम का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि क्या होता था। कहीं पे बहुत सारे माउस होते थे, माउस का प्लूरल माइस होता है, ये भी आप याद रखना, एग्जाम में उससे रिलेटेड भी एरर आता है। तो वो परेशान हो गए थे कैट से, तो वन डे दे डिसाइडेड कि नाउ वी विल बेल द कैट, उसके ऊपर बेल लगा देंगे ताकि वो जहां भी जाएगी हमें पता चल जाएगा। बट अगर कोई माउस ऐसा करेगा तो मतलब वो डेंजरस सिचुएशन में खुद को डाल रहा है। ठीक है, तो बेल द कैट का मीनिंग होता है टू टेक अप अ डेंजरस सिचुएशन। मतलब प्रॉब्लम सबको है मगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। प्रॉब्लम सबको है कि आपको अपने कॉलेज में प्रॉब्लम है, अपने स्कूल में प्रॉब्लम है टीचर से, बट एक व्यक्ति ऐसे उठ के बोलता है कि ठीक है, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल बेल द कैट। इसका मतलब टू टेक अप अ डेंजरस सिचुएशन अपॉन योरसेल्फ, अपॉन योरसेल्फ। अपने ऊपर आप कोई डेंजरस सिचुएशन ले लेते हैं, कोई रिस्क ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि ठीक है ये रिस्की काम मैं करके दिखाता हूं आपको। तो दैट वाज दिस इडियम बेल द कैट। बेल द कैट का मीनिंग होता है टू टेक अप, लिख लीजिए यहां पे, टू टेक अप अ डेंजरस सिचुएशन अपॉन योरसेल्फ, खुद पे जिम्मेदारी ले लेना। नेक्स्ट, फ्लॉक अ डेड हॉर्स। फ्लॉक का मीनिंग क्या होता है, कोड़े मारना। अब कोई घोड़ा अगर मर चुका है, डेड हॉर्स लिखा हुआ है, कोई घोड़ा अगर डेड हो चुका है, अब उसको कितने भी कोड़े मार लो क्या वो रन करेगा, नहीं करेगा। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू इन्वेस्ट मनी और टाइम ऑन अ फेल्ड वेंचर। कोई चीज है जो फेल हो चुकी है, अब नहीं चल पाएगी, उसमें भी आप अननेसेसरी अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए ये इडियम होता है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। डेड हॉर्स को कोड़े मारने से कोई फायदा नहीं है। टू इन्वेस्ट मनी और टाइम ऑन अ फेल्ड वेंचर, फेल्ड वेंचर, फेल्ड बिजनेस,
कुछ भी आप यहां पे लिख सकते हैं। ये था हमारा 8th इडियम। नेक्स्ट, स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट का मीनिंग होता है टू बी सस्पिशियस। हिंदी में इसके लिए इडियम होता है हमारे पास, जैसे हम कहते हैं दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में काला लग रहा है का मतलब कि कुछ तो यहां पे गड़बड़ है। सीआईडी में आपने देखा होगा ना कि जैसे वो एसीपी बोलता है यार कुछ तो गड़बड़ है, वही वाली बात है यहां पे। स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट मींस टू बी सस्पिशियस। कुछ यहां पे शंका है, कुछ सस्पिशियन है कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। 10th, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये कार्ट है और ये हॉर्स है यहां पे। अब हॉर्स तो मैं नहीं बना पाऊंगा, मेरी ड्राइंग स्किल्स तो पठेतिक है। हॉर्स ऐसा थोड़ी होता है, ऑर्डर क्या होता है, पहले हॉर्स लगता है उसके पीछे कार्ट लगता है। तो अगर आपने कार्ट को पहले लगा दिया, हॉर्स को बाद में लिखा है, इसका मतलब टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर नहीं है, ये रॉन्ग ऑर्डर है। कोई भी चीज को करने का करेक्ट तरीका नहीं है कि पहले आप कार्ट को लगा दो फिर हॉर्स को लगा दो। अब आपने वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम तो पढ़े होंगे, मैं आपको इस इडियम का भी एक एंटोनिम बताता हूं कि करेक्ट तरीका जो होता है। गलत तरीके के लिए भी यूज दिस इडियम की पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। करेक्ट तरीके के लिए क्या इडियम होता है, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। तो इडियम का भी ऑपोजिट, ऑपोजिट तो जैसे जनरली इडियम्स के ऑपोजिट तो कभी एग्जाम में नहीं आते, बट हाँ जहां पे आप ये इडियम याद रखो कि गलत तरीका क्या होता है, वहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो करेक्ट ऑर्डर होता है उसे कैसे लिखा जाता है। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, और अगर ये गलत तरीका है, करेक्ट तरीका क्या होगा, एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट इडियम, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ मतलब घोड़े के मुंह से कोई बात आप सुन के आए हो। इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे न्यूज में अक्सर आता रहता है कि सलमान खान अभी इससे शादी करने वाले, सलमान खान इससे शादी करने वाले, बट असली सोर्स कौन है, जब सलमान खान खुद ही बता दे तभी हम मानेंगे कि हाँ अब बात पक्की है, मतलब रिलायबल सोर्स है। तो फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन आप गेन कर रहे हैं कहां से, फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। रिलायबल सोर्स। रूमर्स आप सुनते रहते हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, रेलवे का पूरा प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, बट जब तक हॉर्सेज माउथ, मतलब हॉर्स यहां पे मोदी जी हैं, कि मोदी जी खुद अपने मुंह से नहीं बोल देते तब तक हम नहीं मान सकते। तो फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मीनिंग होता है फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इडियम, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब ये नहीं होता कि काला घोड़ा है, ठीक है। डार्क हॉर्स एक अलग चीज होती है। जैसे कोई भी जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, अब उसमें इंडिया है, उसमें अभी रिसेंटली जो कंक्लूडेड अपना क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप था, इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सब है, बट न्यूजीलैंड प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स। न्यूजीलैंड प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है हिडन जीनियस। हिडन जीनियस मतलब कि एक ऐसा जीनियस या एक ऐसा पर्सन जिस पे लोग नहीं सोच रहे थे कि ये भी कंपटीशन जीत सकता है या ये भी अच्छा कर सकता है कंपटीशन में, और वो जीत जाता है। तो यहां पे अगर मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड बात करूं तो न्यूजीलैंड प्रूव टू बी अ डार्क हॉर्स। जीता नहीं भले, बट हाँ फाइनल तक पहुंचा। तो डार्क हॉर्स का मीनिंग होता है हिडन जीनियस, कि बात हो रही है कि सीएम कौन बनेगा, लोग बीजेपी में देख रहे हैं, लोग कांग्रेस में देख रहे हैं, और कोई छोटी पार्टी का लीडर ही आके जीत जाता है, तो ही प्रूव टू बी अ डार्क हॉर्स, इसका ये मतलब होगा, ठीक है। दैट वाज आवर 12th इडियम। 13th, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट सॉरी। अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एन एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव तो होगा व्हाइट एलिफेंट, बट यूजलेस पोजेशन। यूजलेस है, एक्सपेंसिव तो है बट यूजलेस भी है। व्हाइट एलिफेंट अगर आप पाल लो तो आपके किस काम का, किसी काम का नहीं है। तो एक्सपेंसिव जरूर होगा बट यूजलेस है, तो ये हमारा इडियम है व्हाइट एलिफेंट।
14th इडियम, देखो कुछ इडियम ऐसे हैं जो जिसमें मैं आपको स्टोरीज बता सकता हूं, कुछ रिलेट करा सकता हूं, कुछ इडियम्स ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे। क्यों याद रखने पड़ेंगे यार? देखो सीधी सी बात है, एग्जाम की यही डिमांड है, एग्जाम की डिमांड है। आप इंग्लिश पढ़ क्यों रहे हो? मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, खुद के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश आता है। तो कुछ समय के लिए ये चीजें याद रखो, जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हो आपका पेपर निकल जाता है, भूल जाओ कि डार्क हॉर्स क्या है, व्हाइट एलिफेंट क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वीर फिश इज अ स्ट्रेंज पर्सन, स्ट्रेंज बिहेवियर करने वाला, अजीब सा बिहेवियर करने वाला। क्वीर फिश, ये इडियम हम रिलेट करते किसके लिए? अ स्ट्रेंज पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट 15th, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स, अब जनरली जब वाटर काम होता है, सेरेन होता है, तो फिश अपना काम नॉर्मली कर रही होती हैं, बट ट्रबल्ड वाटर्स जब होते हैं तो फिशेस कोने पे आ जाती हैं। कोने पे आ जाएंगी तो फिशिंग करना इजी हो जाता है। तो टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है टू गेन एडवांटेज, टू गेन एडवांटेज ऑफ समवन्स ट्रबल्स। मतलब दूसरे की मुसीबत में आप अपना फायदा उठा रहे हो, ये मीनिंग होता है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का। टू फिश मतलब फिशिंग करना, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो जब वाटर्स डिस्टर्ब्ड है, ट्रबल्ड है, तो क्या होगा? फिशेस कॉर्नर पे आ जाएंगी, फिशरमैन के लिए इजी हो जाएगा फिशिंग करना। सो ये इस इडियम का मीनिंग था। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर मींस टू गेन एडवांटेज ऑफ समवन्स ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स, कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। नेक्स्ट, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी बहुत ही कॉमन इडियम है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको इसका मीनिंग पता होगा। कॉक एंड बुल का, जिसे हिंदी में कहते हैं मनगढ़ंत स्टोरी, खुद की बनाई हुई स्टोरी, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं अ मेड अप स्टोरी। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। अ फॉल्स स्टोरी भी लिख सकते हैं, झूठी स्टोरी। तो एग्जाम में किसी भी तरह से ये पूछा जा सकता है कि इस इडियम का मीनिंग क्या है, कॉक एंड बुल स्टोरी को कैसे बताओगे? तो या तो ऑप्शंस में ऐसा लिखा हो सकता है मेड अप स्टोरी, या ऑप्शंस में ऐसा लिखा हो सकता है फॉल्स स्टोरी। नेक्स्ट, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब बिल्कुल उसको पकड़ लिया है, तो ये थोड़ी एक डेंजरस सा काम भी है। ठीक है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है टू फेस a difficult problem, a difficult problem या difficult situation with bravery। बहादुरी से किसी प्रॉब्लम का सामना करना, डट के बिल्कुल कि अब ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, मतलब वो वाले एटीट्यूड से जब हम किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, तो उसके लिए ये इडियम होता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। फिर 18th जो हमारा इडियम है, दैट इज अ बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप, चाइना मतलब यहां चाइना कंट्री में नहीं जाना है, चाइना शॉप मतलब जो सिरेमिक आइटम्स होते हैं, जो जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अब बुल इन चाइना शॉप मतलब सिरेमिक आइटम्स की अगर चाइना शॉप है और उसमें कोई बुल घुस जाए तो क्या होगा? सब तोड़फोड़ कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। सो आप ऐसा लिख सकते हो, अ पर्सन हु कॉजेज डिस्टर्बेंस। ठीक है, डिस्टर्बेंस पैदा कर देने वाला व्यक्ति किसी टीम में हो सकता है, किसी क्लास में हो सकता है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे अ बुल इन चाइना शॉप। मतलब जैसे ही वो आता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, ये हमारा 18th इडियम था। नेक्स्ट जो 19th इडियम है, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अब मछली को आप पानी से निकाल लोगे तो क्या होगा? अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। A fish out of water means uncomfortable situation. जैसे आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो
और आपको डॉक्टर्स की पार्टी में बुला लिया जाए, डॉक्टर्स के बीच में आप खड़े हो, तो यू विल फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। आपको समझ में ही नहीं आएगा मैं यहाँ क्या किससे बात करूं, कैसे रिस्पॉन्ड करूं। तो यही इसका करेक्ट यूजेज होता है। फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स टू बी इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अ स्टॉकिंग हॉर्स, स्टॉकिंग हॉर्स सिर्फ दिखावे के लिए जिसको रखा है, एक्चुअल नहीं है, ठीक है। तो अ पर्सन प्लेस्ड टू हाइड द रियल मोटिव, रियल मोटिव या रियल मीनिंग को छुपाने के लिए किसी को आगे कर दिया जाता है, स्टॉकिंग हॉर्स होता है। जैसे आपने पॉलिटिक्स में देखा होगा कि जैसे कट, आपने ये वर्ड सुना होगा कि भाई वो कठपुतली टाइप से उसको सीएम बना दिया गया किसी को भी, तो एक्चुअल में वो एक स्टॉकिंग हॉर्स ही होता है, उसके पीछे असली काम कोई और कर रहा होता है, ठीक है। तो वहां पे ये इडियम है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एग्जाम में बहुत बार ये स्टॉकिंग हॉर्स आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। आगे क्यों आएगा? क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे होंगे जिन्हें इसका मीनिंग नहीं पता। देखो एक चीज आपको समझनी होगी, एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट क्यों होते हैं? रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा होता है वो देखता है कि पिछले बार मैंने ये क्वेश्चन डाला था, बहुत कम लोगों से बना, मैं फिर से डाल देता हूं, फिर यही करता रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको अच्छा कमांड होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। सो स्टॉकिंग हॉर्स इज अ पर्सन प्लेस्ड टू हाइड द रियल मोटिव। नेक्स्ट ब्लैक ऑक्स, ब्लैक ऑक्स तो मिसफॉर्च्यून को शो करता है, मिसफॉर्च्यून, अशुभ माना जाता है ब्लैक ऑक्स को, तो अ ब्लैक ऑक्स रिप्रेजेंट्स मिसफॉर्च्यून, ठीक है। ये भी ऐसा इडियम है जो आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। फिर हैव अनदर फिश टू फ्राई, हैव अनदर फिश टू फ्राई का मीनिंग होता है टू हैव अनदर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, ठीक है। तो टू हैव अनदर फिश टू फ्राई का मतलब मुझे एक और दूसरा इंपॉर्टेंट काम भी करना है। आप कहीं पार्टी में जाते हो, आप बोलते हो मैं जा रहा हूं, लोग आपको रोक रहे होते हैं कि अरे आओ रुको और रुको थोड़ा, तो उसके लिए आप ये बोल सकते हैं कि भाई आई हैव अनदर फिश टू फ्राई, मुझे और भी कुछ जरूरी काम है, उसके लिए ये इडियम हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब बर्ड कहां से, बर्ड आपने देखा होगा कि बर्ड्स जनरली काफी हाइट पे उड़ रही होती है, काफी हाइट से अगर कोई आपको व्यू कर रहा है इसका मतलब अ डिस्टेंट व्यू, दूर की नजर से, डिस्टेंट व्यू, ठीक है। डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंट होगा। तो डिस्टेंट व्यू के लिए इडियम हमारे पास कौन सा एनिमल इडियम है, दैट इज बर्ड्स आई व्यू। एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, आगे भी हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि ये इडियम अब आपको याद हो जाना चाहिए। आज के बाद कभी भी आप ये इडियम सुने तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। ईगल व्यू, ईगल का व्यू कैसा होता है? ईगल उड़ते उड़ते भी अपने शिकार को देख लेता है और कब उसे अटैक करना है वो सब उसको पता होता है, ठीक है। तो ईगल का व्यू कैसा होता है? शार्प व्यू, शार्प व्यू, ठीक है। बिल्कुल शार्प नजर, पैनी नजर रखता है बिल्कुल वो अपने टारगेट पे, अपने प्रे पे। प्रे समझते हो ना, प्रे शिकार, ठीक है। तो ईगल व्यू मींस अ शार्प व्यू। नेक्स्ट अ बर्ड ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ पैसेज ये लिखा जाता है, बर्ड ऑफ पैसेज मतलब आने जाने वाले बर्ड्स। तो जिसके लिए अगर मैं बात करूं माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं उनके लिए ये इडियम होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, कि ये पैसेज वाले बर्ड्स है ना। कुछ आपने देखे होंगे कि साइबेरियन क्रेन होता है जो साइबेरिया से ठंड के टाइम पे उड़ के इंडिया में आ जाता है, ये सारी चीजें। तो अगर इसको पर्सन के रिस्पेक्ट में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अ पर्सन who stays, a person who stays at a place for a short time, at a place for a short time। बंजारे जैसे होते हैं अपने, बोल सकते हैं कि भाई वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो ये हमारे बर्ड ऑफ पैसेज हैं, फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ये हमारे अभी तक देखो 25 इडियम्स हो गए, और अब आगे चलते हैं और सारे इडियम्स देखते हैं, कवर करते हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर,
बर्ड्स ऑफ सेम फेदर मतलब सेम वर्ड से समझ पा रहे हो ना, एक जैसे बर्ड्स हैं, एक जैसे फेदर है, मतलब दो लोग जो एक जैसे हैं। पीपल हु आर अलाइक। देखो कुछ इडियम तो ऐसे होते हैं जो खुद में ही जिनका मीनिंग छुपा हुआ होता है, हम इडियम पढ़ के समझ पाते हैं, ठीक है। कुछ इडियम ऐसे होते हैं जिसमें से हम कुछ भी नहीं निकाल पाते कि यार इसका क्या मतलब निकालें। तो उसके लिए आपको कुछ याद रखना है, कुछ मैं स्टोरीज बता रहा हूं, यही तरीके होते हैं वोकैब बिल्डिंग के, ठीक है। वोकैब बिल्डिंग का कोई एक ऐसा तरीका नहीं होता कि कोई भी टीचर आपको बता देगा कि यार ऐसा कर लो सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ऐसा कर लो सारे इडियम्स हो जाएंगे, नहीं। जहां जहां से जो जो मिल सकता है हमें उसको देखना है। और वोकैब बिल्डिंग हमेशा एवर ग्रोइंग प्रोसेस होता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मुझे जितने इंग्लिश में इडियम्स है सारे आते हैं, मुझे जितने भी वर्ड्स हैं सारे आते हैं, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर का मीनिंग होता है पीपल हु आर अलाइक, एक जैसे लोग, दोनों बिल्कुल, दोनों भाई एक जैसे हैं, दोनों बहनें एक जैसे हैं। ये वर्ड्स हम डेली कन्वर्सेशन में अपनी बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम ईडियम ये यूज कर सकते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। नेक्स्ट, अ वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज इसका आप डायरेक्ट मीनिंग लिख लीजिए, अ यूजलेस चेज, यूजलेस चेज है ना, बेफालतू में किसी का पीछा करना। अ फ्यूटाइल चेज, फ्यूटाइल का मतलब भी यूजलेस होता है। तो एग्जाम में ऑप्शंस में कुछ भी आपको मिल सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। वाइल्ड गूस चेज का मीनिंग होता है अ यूजलेस या फ्यूटाइल चेज, फ्यूटाइल एफर्ट। नेक्स्ट, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास क्या मीनिंग हो सकता है इसका? हिंदी इडियम तो आपको पता होगा, हिंदी में क्या मुहावरा है इसके लिए। स्नेक इन द ग्रास का मीनिंग होता है अ हिडन एनिमी, छुपा हुआ, आस्तीन का सांप जिसको आप बोलते हो हिंदी में। स्नेक इन द ग्रास मीन्स अ हिडन एनिमी, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ दोज इडियम्स जो आपको डायरेक्टली याद रखने, और नाम से भी अपने आप को वो बता रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो अगर एग्जाम में आता है, आपको मीनिंग भी याद नहीं है, तो भी कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करो। जो भी वर्ड्स लिखे उसके बेसिस पे आप क्या फिगर आउट कर सकते हो, उस पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, कभी देखा नहीं। पढ़ा नहीं भी है तो भी ऑप्शंस देखो, उसको देखो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कुछ ना कुछ मीनिंग तो आप इंटरप्रेट कर पाओगे, कुछ ना कुछ मीनिंग तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इंटरप्रेट कर लोगे। चलिए 29th, क्राई वुल्फ, फॉल्स क्राई, झूठा रोना जिसे बोलते, झूठा रोना रो रहा है, तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में इडियम होता है क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ एक कहानी है, भेड़िया आया वाली, आपने बचपन में सुनी होगी शायद, तो उसी से ही ये इडियम बना है। क्राई वुल्फ का मीनिंग होता है फॉल्स क्राई। अच्छा, एक चीज और, जो भी स्टोरीज होती है जिसमें एनिमल्स को यूज किया जाता है और कुछ मॉरल बताया जाता है, जैसे कछुआ और खरगोश की स्टोरी आपने सुनी होगी, वुल्फ वाली स्टोरी सुनी होगी, तो कोई एनिमल स्टोरीज जिसमें मॉरल कुछ बताया जाता है उसको फैबल बोला जाता है, फैबल एंड पैराबल, ठीक है। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम में, अभी किसी एग्जाम में मैंने देखा था कि ये पूछा गया था कि एनिमल स्टोरीज विथ मॉरल के लिए क्या वर्ड होता है, तो फैबल्स एंड पैराबल्स उसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो क्राई वुल्फ, फॉल्स क्राई होता है, याद कैसे रखना है आपको, वही भेड़िए वाली कहानी से। और मैंने आपको एक यहाँ पे एडेड इंफॉर्मेशन और दी है कि जो एनिमल स्टोरीज होती हैं जिसमें मॉरल होता है उसको हम फैबल्स एंड पैराबल्स बोलते हैं। कॉकसनूक, कॉकसनूक का मतलब होता है टू डिसरिगार्ड समवन, बेइज्जती करना या एक्सेप्ट ही नहीं करना किसी चीज को, टू डिसरिगार्ड समवन और समथिंग। ठीक है, आप इसको जैसे कॉकसनूक का एक सिंबल भी होता है, ऐसे जो हम यूं ऐसे करते हैं इशारा, इसी का ये इडियम है कॉकसनूक, ठीक है। तो ये हम ऐसा जनरली किसको करते, किसी को डिसरिगार्ड करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, किसी की बात नहीं मानने के लिए। तो आप ये सिंबल से भी याद रख सकते हैं, ये हैंड जेस्चर से भी आप याद रख सकते हैं कि कॉकसनूक का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट, कॉक ऑफ द वॉक, कॉक ऑफ द वॉक का मतलब डोमिनेंट पर्सन, डोमिनेंट पर्सन, ऐसा पर्सन जो पूरी टीम को या पूरे ग्रुप को डोमिनेट कर रहा है, उसके लिए भी यूज दिस इडियम दैट ही इज द कॉक ऑफ द वॉक।
ठीक है, तो ये ईडियम भी आपको डायरेक्टली इसी तरह से याद रखना पड़ेगा कि कॉक ऑफ द वॉक मींस अ डोमिनेंट पर्सन। फेदर वंस नेस्ट, फेदर वंस नेस्ट मतलब अपनी जेबें भरना जिसको बोलते हैं। टू गेन मनी इन अ डिसऑनेस्ट वे, डिसऑनेस्ट तरीके से, जैसे टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर था उससे ही रिलेटेड है ये भी फेदर वंस नेस्ट, कि अपनी जेबें भरना डिसऑनेस्ट तरीके से, टू गेन मनी इन अ डिसऑनेस्ट वे और डिसऑनेस्ट मैनर भी आप लिख सकते हैं, एक ही सेंस आ रहा है दोनों को। ठीक है, फेदर वंस नेस्ट का ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट इडियम दैट वी हैव इज अ फेदर इन वंस कैप। फेदर इन वंस कैप, तो आपने पुरानी मूवीज देखी होंगी जिसमें ब्रिटिशर्स होते तो उनके कैप में फेदर्स लगे होते थे पहले, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं हुआ था उसके पहले, मतलब लगभग अर्ली मैन के टाइम पे ये चीजें होती थी। फिर ब्रिटिशर्स जैसे अर्ली सिविलाइजेशंस थे उन्हें चीजों की जानकारी पहले लगी, तो ये सब पुरानी हिस्ट्री वाली मूवीज देखोगे तो उसमें देखने को मिलेगा। फेदर इन वंस कैप इज एन अचीवमेंट, फेदर इन वंस कैप इज एन अचीवमेंट। सेंटेंस लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे विनिंग लोकसभा इलेक्शंस, इन 2014 was नहीं, इज लिखेंगे, इज अ फेदर इन बीजेपी कैप। ठीक है, मतलब बीजेपी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि 2014 में दे वॉन द लोकसभा इलेक्शंस, तो वही कोई भी आपका अचीवमेंट है, इट इज अ फेदर इन योर कैप। नेक्स्ट इडियम दैट वी हैव, एज द क्रो फ्लाइज, डू योर वर्क एज द क्रो फ्लाइज। क्रो किस तरह से फ्लाई करता है? इट फ्लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, टू फ्लाई या टू डू समथिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। फ्लाई तो हम क्रो के लिए लिख रहे हैं, पर आपसे अगर मैं कोई काम कह रहा हूं कि आपको ये काम किस तरीके से करना है, एज द क्रो फ्लाइज, इसका मतलब स्ट्रेट तरीके से करना है, स्ट्रेट लाइन में करना है, टू फ्लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इडियम जो है हमारे पास, सिटिंग डक। सिटिंग डक, अब मैं आपको मूवीज के रेफरेंसेस स्टूडेंट्स इसीलिए देता हूं क्योंकि ये एक टेक्निक है कि जो चीज हम देखते हैं वो हम नहीं भूलते, हम जो पढ़ते हैं वो हम जरूर भूल सकते हैं। जैसे पिछले सेशन में मैंने पिक्चर्स भी ऐड किए थे फोबिया वाले सेशन में, इसी वजह से। सिटिंग डक का मतलब होता है एन इजी टारगेट, एन इजी टारगेट। अब ये कौन सी मूवी में इडियम, मैंने बहुत पहले से ये इडियम मुझे पता है। लगान मूवी होती है, जब उसमें तो लास्ट में जब वो आमिर खान और लास्ट बैट्समैन जो कचरा होता है वो खेल रहे होते हैं, तो जो ब्रिटिश कैप्टन होता है वो अपने बॉलर को यही बोलता है कि गेट हिम, ही इज जस्ट अ सिटिंग डक। जो कचरा के लिए वो ये इडियम यूज करता है कि गेट हिम चार्ली, ही इज जस्ट अ सिटिंग डक। ठीक है, तो सिटिंग डक का मतलब होता है एन इजी टारगेट। जैसे इंडियन सोल्जर्स आर नो सिटिंग डक्स। इंडियन सोल्जर्स कोई सिटिंग डक्स नहीं है कि कोई भी आएगा और मार के चला जाएगा उनको। ठीक है, तो इंडियन सोल्जर्स आर नॉट सिटिंग डक्स। सिटिंग डक का मीनिंग जो मैंने बताया आपको, इजी टारगेट। लगान मूवी में भी बहुत बार ये वर्ड यूज हुआ है, देखा है मैंने, मतलब मूवीज से रिलेट कर लोगे तो फिर और ही चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट, डोंकीज ईयर। अब ये डोंकीज ईयर ऐसा इडियम है कि मैं इसमें आपको अपनी अगर बात बताऊं तो ये इडियम जैसे 2016 के सीजीएल के पेपर में आया, मुझे नहीं पता था इसका क्या मतलब है, और मैं इसे देख के भी नहीं समझ पा रहा था कि इसका क्या मीनिंग निकाला जाए। तो ऐसे कुछ इडियम होते हैं जो हमें डायरेक्टली याद रखने पड़ते हैं। डोंकीज ईयर्स का मतलब होता है अ वेरी लॉन्ग टाइम। डोंकीज ईयर का मतलब होता है अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये हमारा 36 इडियम था। नेक्स्ट, स्केपगोट। स्केपगोट हिंदी में जिसको बोलते बलि का बकरा। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड या पनिश्ड फॉर
someone else's mistake, किसी दूसरे की गलती के लिए किसी और को पनिश करना, ब्लेम करना, मतलब उसको बलि का बकरा बना दिया, स्केप गोट बना दिया। ठीक है, तो ये स्केप गोट इडियम यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड और पनिश्ड फॉर समवन एल्सेस मिस्टेक। नेक्स्ट, लायन शेयर। अगर आपको किसी चीज में लायन शेयर मिल रहा है, जंगल में कोई भी चीज अगर जा रही है जो बट रही है, तो सबसे ज्यादा शेयर उसमें लायन को मिलता है। लायन शेयर का मीनिंग होता है टू गेट द बिगेस्ट शेयर इन समथिंग। सबसे बड़ा हिस्सा जो जिसको मिलता है उसके लिए लायन शेयर बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस बीजेपी गॉट द लायन शेयर। बीजेपी गॉट द लायन शेयर का मतलब जितने भी हमारी सीट्स थी उसमें से सबसे ज्यादा सीट्स बीजेपी को मिली। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखने के तरीके हैं। और पॉलिटिक्स हो गया, मूवीज हो गया, क्रिकेट हो गया, ये एग्जाम्पल्स में इसलिए बताता हूं क्योंकि ये आपको याद रखने में इजी होंगे। वर्ड आप भूल सकते हो, मगर वर्ड आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, कोई भी इडियम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, वो याद रखने के लिए आप उसके साथ कुछ कहानी एसोसिएट कर लोगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते। 39, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। साधु के रूप में भेड़िया है, कुछ इस तरह से हिंदी में इडियम होता है, इसका मुहावरा होता है। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग का मतलब भी आप ऐसा लिख सकते हो, अ डिसगाइज्ड एनिमी लिख लीजिए। डिसगाइज्ड एनिमी लिख लीजिए कि डिसगाइज करके आया है, शीप बन के आया है बट है एक्चुअली में वुल्फ। सॉरी, मैंने फिर से यहां पे एन लिख दिया है। अ डिसगाइज्ड एनिमी। ठीक है, किसी और रूप में भेष बदल के आया हुआ है। डिसगाइज्ड एनिमी के लिए वी यूज दिस इडियम, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। नेक्स्ट, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। अब ये इडियम मीनिंग तो मुझे अभी पता चला है इसका। ठीक है, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है फॉल्स टीयर्स, झूठे आंसू बहाना। मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ मुझे। ठीक है, तो स्कूल में ऐसा बहुत होता था कि जब भी पनिशमेंट मिलती थी हम लोग रोने लगते थे, तो प्रिंसिपल बार बार हमको यही बोलते थे, आई डोंट वांट टू सी योर क्रोकोडाइल टीयर्स। तो क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब उन्हें पता था कि अभी रो रहे हैं, कल ये बच्चे फिर वही काम करेंगे आज जिसके लिए डांट खा रहे हैं। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठे आंसू दिखाना, फॉल्स टीयर्स। ठीक है, मगरमच्छ के आंसू जैसे हम हिंदी में भी यूज करते हैं। स्मॉल फ्राई इज अ इनसिग्निफिकेंट पर्सन, एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन, एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो, उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं। ही इज जस्ट अ स्मॉल फ्राई, ही इज जस्ट अ स्मॉल फ्राई, ऐसे बोल देते हैं मतलब कैजुअल तरीके से। इसका मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ऑल एग्स इन वन बास्केट, ऑल एग्स इन वन बास्केट। अब इसकी भी एक मॉरल स्टोरी है। ऑल एग्स इन वन बास्केट एक इडियम है बट लिखा हुआ इस तरह से आता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपने सारे रिसोर्सेज एक जगह पे मत रखिए, सारे पैसे एक जगह पे मत रखिए, इसीलिए लोग अपने पैसे इधर उधर सब जगह छुपा के रखते हैं। तो ऑल एग्स इन वन बास्केट का मीनिंग होता है टू पुट ऑल योर रिसोर्सेज एट वन प्लेस, एक ही जगह पे सारे रिसोर्सेज रख देना। और ये इडियम क्यों बोला जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि मान लो एक ही बास्केट में सारे एग्स रखें और वो बास्केट गिर गया तो सारे एग्स टूट जाएंगे। मनी के लिए भी लोग यही करते हैं कि इधर उधर अलग अलग सोर्सेज में रखते हैं। तो ऑल एग्स इन वन बास्केट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और फ्यूचर ईयर्स में भी आ सकता है। 43, बुकवर्म, किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा आप नाम से समझ पा रहे हैं, जिसको रीडिंग का बहुत शौक होता है। बिब्लियोफाइल, उसके लिए वर्ड भी आपको यहां पे एक मिल जाएगा, बिब्लियोफाइल, वन हु लव्स बुक्स और रीडिंग। ठीक है, तो बुकवर्म, किताबी कीड़ा, बिब्लियोफाइल उसका मीनिंग होता है। 45, इडियम नंबर 44 दैट वी हैव इज रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब होता है टू डोमिनेट, डोमिनेट करना, कि पूरे रूस्ट को आप ही रूल कर रहे हैं। तो जब आप मेरे सारे सेशन अटेंड कर लेंगे, जब वो कैब इडियम पूरा वो कैब हो जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएगा, तब मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि नाउ यू विल रूल द रूस्ट।
अब आप ही डोमिनेट करोगे एग्जाम में अगर आप पूरे वीडियोस देखोगे लास्ट तक तो। ठीक है, नेक्स्ट स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है समवंस लास्ट परफॉर्मेंस, समवंस लास्ट परफॉर्मेंस। जैसे MS धोनीज परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप 2019 अगेंस्ट न्यूजीलैंड वॉज हिज स्वान सॉन्ग। ठीक है, तो MS धोनी का जो 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का जो परफॉर्मेंस था या जो मैच था, इट वाज हिज लास्ट मैच या इट वाज हिज स्वान सॉन्ग, समवंस लास्ट परफॉर्मेंस या लास्ट मैच। तो यही हमारे 45 इडियम्स आज डिस्कस करने थे। ये 45 इडियम्स मैंने जैसे आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था, बहुत यूजफुल है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, एग्जाम्स में आ भी सकते हैं बहुत सारे, और बहुत से ऐसे हैं जो रिपीट भी होंगे। तो एनिमल इडियम्स यहां पे हमारा खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ उसका एक पार्ट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 होगा, तब तक आपके एनिमल्स पे 80-85 इडियम्स हो जाएंगे। तो एनिमल से रिलेटेड फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, सो आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज सेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू स्टूडेंट्स।